अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब है और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था। और वो ये कि कॉपीराइट क्या होता है, पाकिस्तान में कॉपीराइट का कानून क्या कहता है, और अगर आप एक लिखारी हैं तो क्या आपके लिखने के साथ ही आपका कंटेंट आपके नाम पे कॉपीराइट हो जाएगा या नहीं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी बातें मैं यहाँ करूँगा, जितने भी टॉपिक्स को टच करूँगा, वो सारे टाइम स्टैम्प्स के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो आप हर टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आप वो टॉपिक जान सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी बातें मैं करूँगा उन सब के रेफरेंस लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि कहीं से पढ़ा है, कहीं से रिसर्च की है। तो आइए बात स्टार्ट करते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट वो बराह रास्त हकूक़ होते हैं हर उस बंदे के जिसने कोई ना कोई चीज़ तख्लीक की हो, कोई ना कोई चीज़ बनाई हो। जिस तरह से अगर मैं एक लिखारी हूँ, मैं एक मुसन्निफ़ हूँ, तो मैं एस्ट्रोनॉमी पे, साइंस पे आर्टिकल लिखता हूँ, डॉन न्यूज़ पे, एक्सप्रेस न्यूज़ पे, एयरवे न्यूज़ पे, और अब एक किताब भी मेरी मौजूद है। तो उस सारों के हकूक़ मेरे पास हैं, यानी वो मेरा कंटेंट कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई फिल्म मेकर होता है जो कोई फ़िल्म बनाएगा, तो उसका प्रोड्यूसर का नाम, डायरेक्टर का नाम लेना लाजमी होता है, क्योंकि वो फिल्म जो है वो उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से ये सारा कुछ जो है वो कॉपीराइट के अंदर आता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने कोई अच्छी मुसव्वरी की है, आपने कोई तस्वीर खींची है या कोई मैप्स बनाए हैं, तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, यानी कॉपीराइट के अंदर आता है। तो ये तो हो गया कॉपीराइट। लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि क्या आपके लिखने के साथ ही या आपके बनाने के, तख्लीक करने के साथ ही जो है वो आपका कंटेंट आपके नाम पे कॉपीराइट हो जाता है कि नहीं। यहाँ मैं एक बात करता चलूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये वाला आइडिया तो मेरे पास था, मेरे दिमाग में था, मैं इसके बारे में सोच रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो किसी और ने मेरा वो आइडिया चुरा लिया और वो फिर उसके नाम से जो है वो पब्लिश हो गया। तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ कॉपीराइट पे या नहीं कर सकता? तो इसका जवाब है नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर हम साइंस के अंदर देखें, बायोलॉजी के अंदर देखें, तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले रोज़लैंड फ्रैंकलिन ने जो है वो एक्सरे एनालिसिस के ज़रिए जो है वो देखा था। लेकिन उसके दो असिस्टेंट थे या उसके दो कोलीग्स थे जिन्होंने जो है वो उसकी जो अभी रिसर्च की पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन वही आइडिया जो कि वो सोच रही थी, वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वही आइडिया अपने नाम से पहले पब्लिश करवा दिया। तो आज लोग जो हैं वो उन दो बंदों को जानते हैं और रोज़लैंड फ्रैंकलिन को इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता डीएनए की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ, वो चीज़, वो आइडिया, कोई भी चीज़ जो है वो मेरे दिमाग के अंदर मौजूद है, तो मैं उसका कॉपीराइट ऑनर अभी तक नहीं हूँ। लेकिन अगर वो चीज़ मैं अपने हाथों से लिख लूँ, तख्लीक कर लूँ या किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी जगह पे पब्लिश कर दूँ, तो फिर मैं उस जो भी कंटेंट होगा उसका कॉपीराइट ऑनर कहलाऊँगा और वो फिर मेरी ज़ाती तख्लीक हो जाएगी। तो आपके लिखने के साथ ही बेशक आप रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, आप उस कॉपीराइट के ऑनर बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। तो अब यहाँ बात आती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कॉपीराइट के बहुत सारे जो हैं वो वाक़यात होते रहते हैं, कॉपीराइट चोरी होते रहते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होते रहती है, तो वहाँ कानून क्या कहता है? तो कानून जो है वो ये कहता है कि अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर 1962 के अंदर जो है वो इंग्लिश एक्ट 1914 के हिसाब से उसके मॉडल के ऊपर जो है वो एक कॉपीराइट ऑर्डिनेंस बनाई गई थी, जिसके बाद उसको अमेंड किया गया 1967 के अंदर। कॉपीराइट रूल्स जो है वो बनाए गए और फिर उसके बाद 1992 के अंदर एक कॉपीराइट रूल्स दोबारा से उसको जो है वो तरमीम की गई उसके अंदर। और आखिरी जो ऑर्डिनेंस है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस जो सबसे लेटेस्ट है, वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस सन 2000 के अंदर हुई थी। उसके मुताबिक क्या है कि
कौन कौन उसके मुताबिक जो है वो ये जो वर्क हैं वो कॉपीराइट के अंदर आते हैं। यानी लिटरेरी वर्क यानी लिखारियों का जो भी काम होता है, राइटर्स का काम होता है, बेशक वो साइंस राइटिंग हो, इंग्लिश राइटिंग हो, उर्दू राइटिंग हो, अफसाने हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा लिटरेरी वर्क के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो वो भी आपको लिटरेरी वर्क के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा 1992 की अमेंडमेंट या तरमीम के बाद। इसके अलावा जो है वो अगर किसी ने कोई ड्रामेटिक जो काम किया है यानी कोई ड्रामा बनाया है, तो वो भी उस डायरेक्टर, उस प्रोड्यूसर के कॉपीराइट के अंडर आएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई सॉन्ग लिखा है, म्यूज़िक लिखा है, फॉर एग्जांपल अली ज़फ़र या आतिफ़ असलम का कोई सॉन्ग है, तो वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके नाम पे कॉपीराइट हो जाएगा। हर कोई जो है वो, अब फॉर एग्जांपल अगर हम जो अभी PSL का आते हैं, वो अली ज़फ़र ने एक एंथम बनाया था, तो वो भी जो है वो अब अली ज़फ़र के नाम से जाना जाएगा। बेशक अली ज़फ़र ने उसको जो है वो किसी कॉपीराइट ऑफिस के अंदर जाके कॉपीराइट रजिस्टर किया हो या ना किया हो, वो उसके नाम पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गया, क्योंकि उसने ही लिरिक्स लिखे, उसने ही गाया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। रिकॉर्डिंग जो है वो, म्यूज़िक और रिकॉर्डिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि म्यूज़िक के अंदर जो है वो लिरिक्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर हम जैसे कोई फिल्म सॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल बिलाल सईद के बहुत सारे जो है वो एल्बम्स आते हैं, तो वो सारे के सारे अगर कोई वीडियो सॉन्ग कोई चोरी कर ले तो वो बिलाल सईद उसको क्लेम कर सकता है। इसी तरीके से सिनेमेटोग्राफी, अगर कोई आपका जो है वो VFX का काम है या फिर कोई इस तरह का जो है वो अमेरिकन हॉलीवुड का काम है, तो वो भी जो है वो कॉपीराइट के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात, जो आर्टिस्ट हैं उनकी तख्लीक जो मुसव्वरी होती है, या फिर अगर स्केचिंग की हुई है, कोई जियोलॉजिस्ट है जिसने मैप पे काम किया हुआ है, तो वो भी सारा का सारा जो है वो कॉपीराइट कंटेंट के अंदर आता है और उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी करेगा तो फिर उसके जो है उसकी पेनल्टीज़ अलग मौजूद हैं। सन 2000 के अंदर जो ऑर्डिनेंस आई थी, उसी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 18 से लेकर 23 तक है, और वो ये कहता है कि अगर कोई ऑथर जो है, ऑथर के मरने के बाद या ऑथर के मरने के 50 साल बाद जो उसका काम है वो फिर पब्लिक डोमेन के अंदर चले जाता है। पब्लिक डोमेन का मतलब ये है कि वो फिर सबको अवेलेबल हो जाता है, कोई भी उसको दोबारा से रीपब्लिश कर सकता है अपने नाम से, क्योंकि वो फिर उसका ना कॉपीराइट ख़त्म हो जाता है, आप यूँ समझ लें। तो ये इस सेक्शन के मुताबिक है। किसी ने कॉपीराइट आपका चुरा लिया है और आपने क्लेम भी कर दिया है, तो कोर्ट क्या सज़ा दे सकती है, क्या इसकी जो है वो पेनल्टीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी पनिशमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर हम सिविल रेमेडीज़ की बात करें तो उसके अंदर जो है इंजेक्शन होता है, जिसका इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन वो टीके वाला इंजेक्शन नहीं। तो इंजेक्शन जो है वो ये होता है कि आप कोर्ट ने जो है वो आपको वार्निंग दी है कि भाई एक दफ़ा कर लिया, अगली बार नहीं करना, ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि डैमेजेस का मतलब है कि कोर्ट आपको कह सकती है कि भाई आपने जो है ना वो कंटेंट चुराया है, इन्फ्रिंज किया है, तो आप जो हैं इसका हर्जाना भुगतें। तो जो जिसने चुराया होता है उसका कंटेंट, वो अपने कंटेंट के बदले में आपको पैसे देता है। तो लेकिन अगर आप जो है वो क्रिमिनल रेमेडीज़ की बात करें, तो क्रिमिनल रेमेडीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास 3 साल कैद भी है। उसके अलावा कोर्ट जो फ़ाइन इम्पोज करेगी वो भी भरना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ ये भी है कि जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट है तो वो भी आपको जो है वो कोर्ट सीज़ कर लेगी, या कोर्ट जो है वो उसको वापस ले लेगी, उसको अनपब्लिश कर देगी। तो ये कुछ जो है वो कॉपीराइट की चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी जानना कानून के हिसाब से। अब मैंने जब जो है कुछ हफ्तों पहले एक पोस्ट की कि कॉपीराइट की जो मेरी क्लेम थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कॉपीराइट का क्या मसला हुआ था मेरा, तो वो आप ऊपर आई बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो मैंने जब की पोस्ट तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर ये आपका आर्टिकल जिसके अंदर बिग बैंग के बारे में बताया गया है,
बिग बैंग तो पूरी दुनिया को पता है क्या होता है, उसकी नॉलेज इंटरनेट पर हर जगह मौजूद है, हर न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर मौजूद है, बहुत से रिसर्च आर्टिकल भी लिखे गए हैं। तो फिर आपने इसमें क्या नया किया, ये आपकी तख्लीक कैसे हो गई? तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। यहाँ एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो है वो दो तरह की रिसर्चेज होती हैं। एक तो वो रिसर्च जिसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो कि साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर्स करते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली खुद काम करते हैं फील्ड के अंदर जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में मेरे एक दोस्त हैं साइंटिस्ट डॉक्टर नज़ीर ख्वाजा। तो उन्होंने एनसेलेडस के लिए जो है जब रिसर्च की थी तो कैसीनी स्पेसक्राफ्ट का डाटा नासा से लिया था, एक्सपेरिमेंटल डाटा, लाइव डाटा, और उसके ऊपर फिर रिसर्च की थी। लेकिन जो सेकेंडरी रिसर्च होती है वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइमरी रिसर्च के मुकाबले में थोड़ी सी कम होती है। वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी रिसर्च में साइंटिस्ट खुद फील्ड में जाकर मेहनत करता है, काम करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च में ये होता है कि आपके पास जो प्राइमरी रिसर्च से डाटा आता है, सेकेंडरी रिसर्चर जो है उसको एनालाइज करता है और फिर अपने अल्फाज में ट्रांसलेट और उसको ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करके आसान अल्फाज में जिस तरीके से उसकी ऑडियंस होती है, अपनी ऑडियंस के एतबार से वो पेश कर देता है। और सेकेंडरी रिसर्चर के अंदर मैं भी फ़िलहाल आता हूँ, क्योंकि मैं भी जो हूँ वो डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो उसको एक तो उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ, अपनी ऑडियंस के हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ, एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तो वो भी जो है वो सेकेंडरी रिसर्च के अंदर आता है। और ये दोनों रिसर्च जो हैं, रिसर्च राइटिंग्स, वो अलग अलग कॉपीराइटेड कंटेंट के अंदर, कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं ज़ाहिर महमूद, उनका एक यूट्यूब चैनल है। तो अभी उन्होंने जो है वो सूरज ग्रहण के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने सारा कंटेंट जो भी उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, वो सारा का सारा मेरे एक्सप्रेस न्यूज़ पर पब्लिश होने वाले आर्टिकल में था, जो कि तकरीबन 20 जून को पब्लिश हुआ था। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्या उनको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब पे जो है वो दे सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो कंटेंट मेरा उस आर्टिकल से लिया, लेकिन अपने अल्फाज में उसको कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने भी मेरे आर्टिकल से सेकेंडरी रिसर्च कर ली, तो इसलिए वो उनका कॉपीराइट मटेरियल हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि बताना ज़रूरी थी कॉपीराइट के बारे में, कि क्योंकि अगर आपको आपके हकूक़ ही नहीं पता होंगे तो फिर आपके हकूक़ की हक तलफी बड़े ही आसानी से हो जाएगी और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही मसला है इस कंट्री के अंदर कि यहाँ अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई हमारे हकूक़ क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी जो है वो कानूनी चीज़ें होती हैं और वो बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। तो इसलिए जो है वो यहाँ कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ वकील जो हैं वो बता रहे होते हैं कि ये कानून है, ये कानून है। तो आप उन चैनल से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपको कानून का इल्म हो और अगली बार कोई आपसे हक तलफी करे या आपका कॉपीराइट चुराए तो आप डर के ना बैठ जाएं, बल्कि लड़ें। लड़ना फड्डे वाला लड़ना नहीं है, बल्कि जो है वो लीगली लड़ना है। तो अगली वीडियो जो है वो इस बारे में मैं अभी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बात करूँगा कि किस तरीके से मैं अपने कॉपीराइट कंटेंट के लिए लड़ा और उसमें फिर क्या हुआ। तो वो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि जो है वो आपको जैसे वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो कंटेंट मिल जाए। इसके अलावा ये वीडियो उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो कि आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये कॉपीराइट कंटेंट के बारे में जानना सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो लिखते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लिखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से छोटे राइटर्स इस तरह के हैं कि उनका कंटेंट बड़े राइटर्स चोरी कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, और अगर पता चल भी जाए तो वो डर के बैठे रहते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो यहीं मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको कॉपीराइट के कानून की कुछ समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ढूंढ के दूँगा। शुक्रिया।